इरुसाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग खान सर के नोट से विश्व का इतिहास कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आपको आधुनिक भारत का इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल ये सब कंप्लीट कराया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और कल इसका एंशिएंट इंडिया कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग विश्व का इतिहास देखेंगे। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पुनर्जागरण देखेंगे। पुनर्जागरण जो है, पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? किसी पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नई रीति रिवाज अपना लेना। पुनर्जागरण शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा के रेनेसा शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है दोबारा जाग उठना। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के शहर फ्लोरेंस से हुआ है। ठीक है, इसकी शुरुआत प्रसिद्ध कवि दाते ने किया। दाते जो था कवि, उनकी पुस्तक डिवाइन कॉमेडी में स्वर्ग एवं नरक के काल्पनिक का वर्णन किया गया है। पुनर्जागरण इटली से ही प्रारंभ हुआ क्योंकि इटली मध्य में पड़ता था, जिस कारण उसे अत्यधिक व्यापारिक लाभ हुआ। अतः वहाँ के लोग धनी हो गए। उनका विज्ञान तथा कला के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ। कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार। कुस्तुनतुनिया जो है बेंजनटाइन साम्राज्य की राजधानी थी, जो ईसाइयों का एक प्रमुख केंद्र था। कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिम राष्ट्र तुर्की ने अधिकार कर लिया था। अतः कुस्तुनतुनिया के विद्वान लोग जो थे अपनी कला, संस्कृति, विज्ञान इत्यादि को बचाने के लिए इटली में ही शरण ले लिए, जिससे इटली के लोगों का नए विचारों से परिचय हुआ। यूरोप में पुनर्जागरण का कारण मुस्लिम तथा ईसाइयों के बीच धर्म युद्ध हो गया, जिसमें ईसाई पराजित हो गए। अतः वे शरण लेने के लिए नई नई जगहों की खोज करने लगे, जिससे उनके विचारों में सुधार आया और उन्हें नए विचार मिले। कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार होने के कारण यूरोपीय लोग शरण लेने के लिए नए नए जगहों की खोज करने लगे। यूरोप में कई वैज्ञानिक उपकरण तैयार किए गए, जैसे दिशा सूचक यंत्र, कंपास ये सभी। यूरोप में छपाई खाना, प्रिंटिंग प्रेस की खोज की गई, जिससे विचारों को फैलाने में आसानी हुई। पुनर्जागरण की विशेषता क्या थी? लोग धार्मिक विषयों के स्थान पर विज्ञान, दर्शन, भूगोल जैसे विषयों पर पढ़ने पर ध्यान दिए। लोग परलौकवाद तथा मोक्ष प्राप्ति के स्थान पर सामाजिक मुद्दे पर अधिक ध्यान देने लगे। अंधविश्वास और रूढ़िवाद से लोगों का विश्वास उठ गया। पुनर्जागरण के बाद लोग जो है किसी के विचारों पर तर्क वितर्क करते थे। साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण, दाते ने डिवाइन कॉमेडी पुस्तक लिखी, पेट्रार्क ने कैवेलियर टेलर्स नामक पुस्तक लिखी, मैकियावेली ने द प्रिंस तथा आर्ट ऑफ वार नामक पुस्तक लिखी, शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस जैसी पुस्तक लिखी, बुकेसिए ने डेकामेरॉन की कहानी लिखी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण, सेंट पीटर गिरजाघर रोम, सेंट पॉल गिरजाघर लंदन, सेंट मार्क गिरजाघर वेनिस जैसे गिरजाघरों का निर्माण पुनर्जागरण के समय हुआ है। चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण, राफेल ने मेडोना नामक चित्रकारी बनाई तथा लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा तथा द लास्ट सपर नामक चित्रकारी बनाई। विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण, टॉलमी के विचार के अनुसार सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, किंतु पुनर्जागरण के बाद इसके विचारों को काट दिया गया। कोपरनिकस, इन्होंने बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। केपलर, जर्मनी के, इन्होंने ग्रहों के गति संबंधी नियम दिया। न्यूटन, जर्मनी के थे, इन्हें गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। गैलीलियो, इटली के, इन्होंने दूरबीन बनाया। मार्को पोलो ने इटली का था और इन्होंने कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र बनाया। रोजर मेगर, इंग्लैंड की, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी इन्होंने बनाया। पुनर्जागरण का प्रभाव, पुनर्जागरण के बाद मान्यता में कमी आई। लोग नए जगहों की खोज करने लगे, जिस कारण नए नए उपनिवेश बनने लगे। इस्लाम धर्म जो है पिछड़ने लगा, ईसाई धर्म आगे बढ़ने लगा। अब धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार आंदोलन
प्रारंभ हो गया। धर्म सुधार आंदोलन का कोई तात्कालिक कारण नहीं था। धर्म सुधार आंदोलन ईसाई धर्म में मौजूद बुराइयों के विरुद्ध एक आंदोलन था। ईसाई धर्म में कैथोलिक पोप के विरुद्ध सर्वप्रथम जर्मनी के निवासी मार्टिन लूथर किंग ने आवाज़ उठाया था और 1530 में प्रोटेस्टेंट नामक एक ईसाई धर्म की नई शाखा बनाई थी। मार्टिन लूथर किंग के कारण ही धर्म सुधार आंदोलन सफल रहा। धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव चर्च के प्रभाव में कमी आई, कैथोलिक धर्म को मानने वालों में कमी आई, पोप की शक्ति में कमी आई, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, चर्च की बुराई में कमी आई, प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। अब औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति में उत्पादन के संसाधन में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे नए नए उद्योग धंधे लगने लगे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड के उपनिवेश अधिक थे, जहाँ से इंग्लैंड को लोहा, कोयला इत्यादि आसानी से मिल जाता था। इंग्लैंड अपने उपनिवेश से ही कच्चा माल प्राप्त कर लेता था। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने कई आविष्कार किए जिससे कि उद्योग बढ़ा, जैसे फ्लाइंग शटल, स्पिन जेनी नामक यंत्र ने सूत काटना का काम किया, धागा बनाने का काम शुरू हुआ। इस तरह नए नए हुए। इंग्लैंड किसी भी युद्ध में उतना ही पड़ता था जिससे कि उसकी व्यापारिक हित मिल सके। इंग्लैंड के पूंजीपतियों के पास धन की कमी नहीं थी, जिस कारण उद्योग बढ़ते गए। इंग्लैंड को बाजार के रूप में एवं इसके अपने ही उपनिवेश थे। उपरोक्त कारणों से ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। उस समय इंग्लैंड को विश्व का उद्योग शाखा कहा जाता था। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव कच्चा माल, सस्ता श्रम तथा बाजार के लिए यूरोपीय देशों में नए नए उपनिवेश बढ़ाने की होड़ लग गई। कृषि प्रणाली में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। नए नए यंत्र बनाने की होड़ शुरू हो गई। औद्योगिक क्रांति के दौरान बने यंत्र सूत काटने के लिए फ्लाइंग शटल, स्पिन जेनी, बाहर क्रेन तथा म्यूल जैसे यंत्र की खोज हुई। इसी क्रांति के दौरान स्टीमर, रेल इंजन तथा सिलाई मशीन की खोज हुई। औद्योगिक क्रांति के लाभ लोगों की जीवन शैली तथा उत्पादन में वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति के हानि समाज का नैतिक पतन हुआ। छोटे किसानों का अंत हुआ। गृह व्यवसाय का अंत हो गया। समाज दो वर्गों में बट गया, पूंजीपति और श्रमिक। औद्योगिक क्रांति का प्रसार। औद्योगिक क्रांति का विस्तार जो है जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूएसए होते हुए पूरे विश्व में फैल गया। औद्योगिक क्रांति ने सर्वाधिक लाभ कपड़ा उद्योग को हुआ। औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी जर्मनी था, जिस कारण इंग्लैंड तथा जर्मनी में हमेशा विवाद होता रहा है। यही विवाद प्रथम विश्व युद्ध के रूप में ले लिया। अब इंग्लैंड की क्रांति 1688। इंग्लैंड की क्रांति की शुरुआत 1688 में हुआ। इंग्लैंड की क्रांति को शांतिपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति तथा ग्लोरियस क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की क्रांति में रक्त का एक बूंद भी नहीं बहा था। 11वीं सदी में राजा हेनरी प्रथम ने सलाहकारों का एक परिषद का गठन किया, जिसे क्यूरिया रेजिस कहा गया। 1215 में राजा जॉन के नीतियों से असंतुष्ट होकर सामंतों ने एक घोषणा पत्र तैयार किया और उसे राजा जॉन से जबरदस्ती स्वीकार करा लिया। इस घोषणा पत्र के अनुसार राजा को सलाहकार परिषद के अनुसार ही कार्य करना था। 1485 से लेकर 1603 तक ट्यूटर वंश का शासन रहा। इस वंश का शासक अत्यंत निरंकुश था। इस वंश के शासकों ने जनता का दमन किया, जिस कारण जनता मैग्ना कार्टा को भूल गई। 1603 से 1764 तक स्टुअर्ट वंश का शासन रहा। इस वंश के पहले शासक जेम्स प्रथम के समय राजा और संसद के बीच विवाद होने लगा, क्योंकि इस अवधि में पुनर्जागरण हो चुका था। जनता और राजा के बीच विद्रोह बढ़ता गया। जनता राजा के निरंकुशता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। जेम्स प्रथम के बाद उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम जो है राजा बना। चार्ल्स प्रथम के समय जनता खुल के विद्रोह करने लगी, क्योंकि चार्ल्स नया नया कर लगाता था। चार्ल्स प्रथम जो था नया नया कर लगाता था। जनता तथा राजा के बीच का विद्रोह गृह युद्ध का रूप लेने लगा। इंग्लैंड के इस गृह युद्ध में दो गुट बन गए।
पादरी जमींदार तथा राजा एक गुट में थे जिन्हें कैवेलियर कहा जाता था। जनता, व्यापारी तथा संसद एक गुट में थे जिन्हें राउंड हेड कहा जाता था। जनता का नेतृत्व क्रॉमवेल कर रहा था और इस गृह युद्ध में जनता ने चार्ल्स प्रथम को पकड़कर 30 जनवरी 1649 को फांसी दे दी। चार्ल्स प्रथम के बाद इंग्लैंड का राजा क्रॉमवेल को बनाया गया। प्रारंभ में क्रॉमवेल संसद के अनुसार कार्य कर रहा था, किंतु धीरे धीरे क्रॉमवेल भी निरंकुश होने लगा। फलस्वरूप जनता शीघ्र ही क्रॉमवेल के शासन से उब गई। क्रॉमवेल प्यूरितन धर्म को मानता था और वह जनता पर जबरदस्ती इस धर्म को थोपने लगा। अतः जनता क्रॉमवेल को हटाकर चार्ल्स द्वितीय को राजा बना दी। चार्ल्स द्वितीय प्रारंभ में अच्छे शासन करता था, किंतु वह भी धीरे धीरे निरंकुश होने लगा। चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद जेम्स द्वितीय राजा बना। जेम्स द्वितीय के समय शासक बनते ही वह निरंकुश हो गया और अपने विद्रोहियों का दमन करने लगा। इंग्लैंड की संसद ने हॉलैंड के राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेंज तथा जेम्स की पुत्री मेरी को संयुक्त रूप से इंग्लैंड का शासक नियुक्त कर दिए। हॉलैंड का राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेंज अपने 15,000 सैनिकों के साथ इंग्लैंड में प्रवेश करने पर इंग्लैंड की जनता ने उनका स्वागत किया। जेम्स द्वितीय विलियम ऑफ ऑरेंज के डर से इंग्लैंड छोड़कर भाग गया और इस प्रकार 1688 में बिना रक्त बहाए इंग्लैंड की क्रांति हो गई। इंग्लैंड की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ? राजा तथा संसद के बीच विवाद को समाप्त किया गया। राजा को औपचारिक प्रधान बनाया गया। राजा तथा संसद के अधिकारों को निर्धारित किया गया। 1689 का अधिकार घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र के अनुसार राजा जो है संसद के बिना अनुमति ना कोई कानून बना सकता है, ना ही पुराने कानून को खत्म कर सकता है। राजा बिना संसद की अनुमति के कोई नया कर नहीं लगा सकता। वित्त तथा सेना संसद के नियंत्रण में होगी। इंग्लैंड की क्रांति विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति थी। इंग्लैंड की क्रांति का मुख्य कारण राजा तथा संसद के बीच सत्ता प्राप्त करने का संघर्ष था। अब अमेरिका की क्रांति देखेंगे। अमेरिका की क्रांति का मुख्य कारण इंग्लैंड द्वारा उसका शोषण करना था। इंग्लैंड ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया था। इंग्लैंड ऐसा ही कानून बनाता था जिससे उसे लाभ हो तथा अमेरिका को हानि हो। इसी समय दो घटनाएं हुई, स्टाम्प एक्ट और बोस्टन चाय पार्टी, टी पार्टी भी कहते हैं। तो स्टाम्प एक्ट 1765 में इसे यूएसए ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि पार्लियामेंट में यूएसए का कोई प्रतिनिधि नहीं था। अतः उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, टू टैक्स विदाउट टैक्स रिप्रेजेंटेटिव। बोस्टन चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773। इंग्लैंड ने अमेरिका भेजे जाने वाले चाय पर अत्यधिक कर लगाया था। जब चाय से भरा जहाज यूएसए के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो अमेरिका के लोगों ने सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और चाय से भरे बोरियों को समुद्र में फेंक दिया, जिसके कारण इंग्लैंड की सेना ने उन पर गोली चला दी। इस हत्या को बोस्टन चाय पार्टी घटना कहते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता का संदेश तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को जेफरसन, जॉन लॉक, जॉन मिल्टन, थॉमस सीएन जैसे प्रमुख कवियों ने फैला दिया। 4 जून 1776 को अमेरिका ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अमेरिकी सेना का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन कर रहा था और यह युद्ध जो है 1783 तक चला था। इस युद्ध की समाप्ति 1783 के पेरिस समझौते के तहत हुआ था। इस समझौते के तहत इंग्लैंड ने अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया। अमेरिका ने स्वयं को 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र घोषित किया, किंतु इंग्लैंड ने उसे 1783 में स्वतंत्रता दिया। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिका का संविधान जो है 1789 को बनकर तैयार हुआ। अमेरिका की क्रांति से प्रभावित होकर 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन बना। स्वतंत्रता के बाद अमेरिका में 2 प्रमुख समस्या थी, रंगभेद और दास प्रथा का। अमेरिका में काले तथा गोरे के बीच रंगभेद की लड़ाई थी।
इस रंगभेद को समाप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने निभाया। इन्हें ब्लैक गांधी या काला गांधी भी कहते हैं। अमेरिका में दासों की खरीद बिक्री होती थी। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया और उन्होंने लोकतंत्र का सिद्धांत दिया। कहा कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए होती है और यही लोकतंत्र है। फ्रांस की अपक्रांति देखेंगे। फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा यूएसए की क्रांति से मिली है। फ्रांस का राजा निरंकुश और फिजूल खर्च अत्यधिक करता था। राजा जनता पर नए नए कर लगाता था, जिससे जनता विद्रोह कर दी। फ्रांस का राजा इतना निरंकुश था कि एक बार जब राजा लुई 16वीं तथा उनकी पत्नी अंतवानेट जब रथ यात्रा पर निकले तो भूखी जनता रोटी कहकर भीख मांग रही थी, तो रानी ने कहा कि रोटी के स्थान पर ब्रेड खा लो। राजा के इस व्यवहार से जनता विद्रोह करने लगी। राजा ने विद्रोहियों को पकड़कर वास्तिल नामक जेल में डाल दिया। फ्रांस की जनता का विद्रोह उग्र होता गया और यह विद्रोह रक्तपात का रूप ले लिया। इस रक्तपात की जो शुरुआत है ये 14 जुलाई 1789 को बास्तिल दुर्ग के पतन से प्रारंभ हुई। 18 जून 1815 के वाटरलू के युद्ध में जाकर ये समाप्त हुई। वाटरलू का मैदान जो है बेल्जियम में है और इसी कारण बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति के कारण राजा का निरंकुश होना, असमान तथा अनिश्चित कानून, पादरी तथा सामंत को कर से मुक्त रखना, राजमहल में धन को पानी की तरह बहाना, इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध होना, संसद में जनता का बात न सुना जाना। फ्रांस की समाज जो थी 3 वर्गों में थी, पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा जनसाधारण वर्ग। तो फ्रांस की संसद को स्टेट जनरल कहा जाता था। स्टेट जनरल में 3 सदन थे। एक सदन पादरी का जिसमें कुल 308 सदस्य थे। दूसरा सदन कुलीन वर्ग का था जिसमें 285 सदस्य थे। तीसरा सदन जो था सामान्य जनता का था जिसमें 621 सदस्य थे। जनता का सदन स्टेट जनरल में बाईं तरफ था और वे लोग सरकार का विरोध करते थे। अतः तब से यह परंपरा प्रारंभ हो गई कि जो दल सरकार का विरोध करती है उसे लेफ्ट या वाम दल कहा जाता है। 1789 में राजा ने एक नया कर लगाया जो सिर्फ साधारण जनता पर लगाने का प्रस्ताव था। अतः तृतीय सदन ने इसका विरोध किया, इस कर का, जिस कारण राजा लुई 16वें ने तृतीय सदन को भंग कर दिया। टेनिस कोर्ट शपथ क्या है? तो जैसे ही राजा ने तृतीय सदन को भंग कर दिया तो तृतीय सदन के लोगों ने टेनिस कोर्ट के मैदान में आकर शपथ लिया कि वे राजा लुई 16वें के शासन का अंत कर देंगे। बास्टिल दुर्ग का पतन, तो राजा अपने विद्रोहियों को वास्तिल दुर्ग नामक जेल में डाल दिया। जनता ने वास्तिल दुर्ग को 14 जुलाई 1789 को नष्ट कर दिया और कैदियों को स्वतंत्र कर दिया। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व मनाया गया, चुड़ैलों का धावा। तो 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस की 10,000 महिलाओं ने पेरिस के वर्साय के महल की ओर कूच किया और इसी घटना को चुड़ैलों का धावा कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति में पूरे क्रांतिकारी 2 भागों में बटे थे, एक जैकोबियन और दूसरा जीरोदिस्ट। जैकोबियन यह बहुसंख्यक थे तथा हिंसक थे। जीरोदिस्ट जो थे ये अल्पसंख्यक थे और अहिंसक थे। फ्रांस की क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। फ्रांस की क्रांति को रूसो, मोंटेस्क्यू तथा वॉल्टेयर नामक दार्शनिकों ने बढ़ावा दिया। अब इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। वह इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। इटली जो था 13 खंडों में बटा था। इटली के एकीकरण में सबसे पहले सर्डिनिया राज्य आगे आया। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। जोसेफ मेजनी ने कहा था कि समाज में क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को सौंप दो। काउंट डी कैवेर ने 1854 में क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया और इटली की समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। इन्हीं के प्रयासों से 1861 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। काउंट डी कैवेर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। गैरिबाल्टी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है और इसे एक विशेष प्रकार की सेना का गठन किया था जिसे
लाल कुर्ती सेना कहते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रीमिया के युद्ध से था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण का संदेश वाहक जो था नेपोलियन को माना जाता है। इसी ने जर्मनी में राष्ट्रीयता की नींव रखी, जबकि फ्रांस जर्मनी के राइनलैंड पर अधिकार किए हुए था। फ्रांस जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, जो प्रसा के शासक विलियम का प्रधानमंत्री था। प्रसा ने विश्व में सबसे पहले शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। 1848 में जर्मनी में संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान कहते हैं। जर्मनी के शासन को चांसलर कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण के दौरान ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के बीच 1886 में युद्ध हुआ। युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो गया और ऑस्ट्रिया को जर्मनी का अंग बना लिया गया। प्रसा तथा फ्रांस के बीच एकीकरण के लिए 1870 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। उसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो गया। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने के बाद वहाँ के शासक का राज्याभिषेक पेरिस के वर्साय महल में किया। अब रूस की क्रांति। रूस की क्रांति 2 चरणों में हुई है। 1904-05 के युद्ध में जब रूस जापान से हार गया तो रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई। रूस के शासक को जार कहा जाता था। जार निरंकुश शासक था। 22 जनवरी 1905 को मजदूरों का एक संघ जो है राजमहल के सामने अपनी समस्या को लेकर पहुंचा, जिस पर राजा ने गोली चला दी। इस घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। रूस की क्रांति एक साम्यवादी क्रांति थी। रूस की क्रांति का सबसे बड़ा नायक जो था ये लेनिन तथा ट्राटस्की था। रूस की क्रांति को कार्ल मार्क्स ने भी समर्थन किया था। लेनिन ने चेको सेना का गठन किया, जबकि ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। ट्राटस्की जो था रूस में अस्थायी प्रगति का समर्थक था। लेनिन के नेतृत्व में मजदूरों को एक संघ का निर्माण किया गया और इस संघ को सोवियत संघ नाम दिया गया। लेनिन रूस के शाही व्यवस्था का कट्टर विरोधी था। उसने क्रांति के माध्यम से रूस के जार निकोलस द्वितीय के सत्ता का अंत कर दिया। लेनिन की मृत्यु जो है 21 जनवरी 1924 को हो गई। हालांकि रूस की क्रांति 1917 में सफल हो गई। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। अब प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 से 11 नवंबर 1918। प्रथम विश्व युद्ध में पूरा विश्व जो है 2 भागों में बट गया। एक भाग का नाम मित्र राष्ट्र और दूसरे का नाम धुरी राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान और अमेरिका था और इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी था। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। मित्रों राष्ट्र ने इटली को लालच दिया कि वे युद्ध समाप्ति के बाद इटली को कुछ भूमि दे देंगे, किंतु उन्होंने इटली को कुछ भी नहीं दिया। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या करना। 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में इनकी हत्या कर दी। इस घटना को सेराजेवो हत्याकांड कहा गया। इसमें पहली बार कुल 37 देशों ने भाग लिया। पूरा विश्व इसमें भाग नहीं लिया, किंतु इसमें पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, अतः इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध की शुरुआत 1 अगस्त 1914 को जर्मनी द्वारा रूस के आक्रमण से हुआ। जर्मनी और फ्रांस 3 अगस्त को युद्ध कर लिए। जर्मनी ने 8 अगस्त को इंग्लैंड पर भी हमला कर दिया। 26 अप्रैल 1915 को इटली जो है इस युद्ध में प्रवेश किया। इस युद्ध में सबसे अंत में 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने प्रवेश किया, क्योंकि अमेरिका के जलयान को जर्मनी की पनडुब्बी यू-बोल्स ने डुबो दिया था। यह युद्ध जो है पूर्ण रूप से वर्साई की संधि के द्वारा जून 1919 में समाप्त हो गया।
वर्साई की संधि, यह संधि फ्रांस की पेरिस में स्थित वर्साई के महल में हुआ था और यह संधि जर्मनी पर जबरदस्ती थोपी गई थी। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित हैं। जर्मनी की सेना 1 लाख से अधिक नहीं हो सकती थी। जर्मनी कभी भी घातक हथियार नहीं रख सकता है। जर्मनी को युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र द्वारा किए गए धन जो खर्च किए थे वो सभी वहन करना पड़ेगा। और जर्मनी का राइनलैंड जो है रूर घाटी जैसे कोयला क्षेत्र फ्रांस को 15 वर्षों के लिए दे दिया गया। यह संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध जैसे विशाल वृक्ष के बीज के समान कार्य किया। तुर्की गणराज्य, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यह एशिया तथा यूरोप दोनों में पड़ता है। यह एक मुस्लिम कंट्री है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अंग्रेजों ने यह दावा किया था कि तुर्की का विभाजन नहीं होगा, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेवर्स के संधि द्वारा तुर्की को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। इस संधि का मुस्तफा कमाल पाशा ने विरोध किया। इस संधि के खिलाफ भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। अक्टूबर 1923 को तुर्की को गणराज्य घोषित कर दिया गया, अर्थात अब तुर्की में राजा न होकर चुनाव के द्वारा राष्ट्र प्रमुख व्यवस्था की जाएगी। अप्रैल 1924 को तुर्की संविधान बनाया गया और मुस्तफा कमाल पाशा को राष्ट्रपति बनाया गया। मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का राष्ट्रपति कहा जाता है। इटली में फांसीवाद। इटली में फांसीवाद का जनक मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी ने फांसीवाद की शुरुआत जो है इटली के मिलान शहर से किया था। मुसोलिनी के पुत्र का नाम डोमिटो मुसोलिनी था। उसे ड्यूस कहकर बुलाया जाता था। मुसोलिनी अपनी सेना अधिकारियों को डियाज कहकर पुकारता था। द्वितीय विश्व युद्ध में मुसोलिनी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ा था। मुसोलिनी का कहना था कि विश्व शांति कायरो का सपना है। वह व्यक्ति जो युद्ध नहीं लड़ा वह एक बांझ महिला के समान है। फांसीवादी का अर्थ होता है एक सुदृढ़ राष्ट्र की स्थापना करना। फांसीवादी के मानने वाले लोग जाति के उच्चतर में विश्वास रखते हैं। 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी को कैद कर फांसी दे दी गई। इस प्रकार इटली में फांसीवाद का अंत हो गया। जर्मनी का नाजीवाद। जर्मनी के नाजीवाद का जनक एडोल्फ हिटलर को माना जाता है। इसे नाजी दल की स्थापना 1921 में हुई। 1923 में हिटलर ने म्यूनिख शासक का सत्ता पलट दिया, किंतु असफल रहा, जिस कारण हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैंप में लिखी। इसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष जर्मनी भाषा में। 1982 में जर्मनी का पीएम हिटलर बना और अप्रैल 1933 में हिटलर ने जर्मनी के एक सुरक्षा परिषद का गठन किया और उसका अध्यक्ष बना। हिटलर ने एक गुप्तचर व्यवस्था प्रारंभ किया जिसे गेस्टापो कहते हैं। हिटलर का नारा था एक राष्ट्र नेता। हिटलर यहूदी धर्म का कट्टर विरोधी था, अतः इसे फ्यूहरर कहते हैं। आर हेंस ने कहा कि जर्मनी मतलब हिटलर और हिटलर मतलब जर्मनी। जो हिटलर के प्रति वचनबद्ध है वो जर्मनी के प्रति भी वचनबद्ध है। हिटलर ने वर्साई की सारी संधि तोड़ दी। उसने अपना सेना का शस्त्रीकरण करने लगा। हिटलर के लड़ाकू जहाज को लुफ्तवाफ्fe कहते हैं। हिटलर की पनडुब्बी को यू बोट्स कहते थे। पनडुब्बियों में पेट्रोल भरने वाली जो छोटी जहाज होती है उसको मिल्क काउ कहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी मित्र राष्ट्रों की सेना में चारों ओर से घिर गया। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर लिया और इस प्रकार जर्मनी में नाजीवाद का अंत हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी का अपमान था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। इस युद्ध में कुल 61 देशों ने भाग लिया है और यह युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ और 2 सितंबर 1945 तक चला। इस युद्ध में 61 देश 2 गुटों में बंट गए, एक मित्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस थे। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान थे। जापान तथा चीन के बीच मंचूरिया क्षेत्र पर अधिकार के लिए युद्ध हो गया, अतः जापान
चीन जापान के विरुद्ध लड़ा। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से चीन मित्र राष्ट्रों के साथ था। इस युद्ध में जापान ने अमेरिका का हवाई द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर नामक नौसैनिक केंद्र को तबाह और ध्वस्त कर दिया, जिस कारण अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर यूरेनियम से बना लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिरा दिया तथा 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर पोलोनियम से बना फैट मैन नामक परमाणु बम गिरा दिया। इस युद्ध में जर्मनी ने रूस से यह संधि किया कि वे आपस में युद्ध नहीं करेंगे, किंतु जर्मनी ने इस संधि को तोड़कर रूस पर आक्रमण कर दिया, किंतु जर्मनी की अधिकतर सेना ठंड से मर गई। दूसरी तरफ जर्मनी की नौसेना डेनमार्क इत्यादि पर हमला करने के दौरान नष्ट हो गई। इंग्लैंड की शाही वायुसेना ने जर्मनी के संधि से अधिक विमानों को मार गिराया दिया। जर्मनी ने फ्रांस पर अधिकार कर लिया था। इंग्लैंड की सेना जर्मनी में घुसने के लिए फ्रांस की नारमंडी नामक स्थान पर प्रवेश किया, जबकि इंग्लैंड की सेना बर्लिन पहुंचती उससे पहले ही रूस की सेना बर्लिन पहुंच गई और हिटलर ने आत्महत्या कर चुका था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक दीवार खड़ा कर दी गई, जिसे बर्लिन की दीवार कहते हैं। अब जर्मनी 2 भागों में बट गया। पूर्वी जर्मनी पर रूस का अधिकार हो गया जो साम्यवादी था, और जबकि पश्चिमी जो जर्मनी था उस पे इंग्लैंड तथा यूएसए का प्रभाव पड़ गया। पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी था। 1990 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और जर्मनी का दोबारा एकीकरण हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तथा जापान के सम्राट हिरोहितो थे। शीत युद्ध कोल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 1945 से 1991 तक जो बातचीत चला उसे शीत युद्ध कहा जाता है, और यह युद्ध अमेरिका एवं रूस के बीच हुआ। उस समय रूस 15 देशों का एक संघ होता था जिसे सोवियत संघ कहा जाता था। 1991 में सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया और शीत युद्ध का अंत हो गया। अब चीन की क्रांति, यह 1911 में प्रारंभ हुई और इसके क्रांति के नायक थे डॉक्टर sun यat-sen। इन्होंने चीन के मंचू वंश के शासन को उखाड़ फेंका। sun यat-sen 1912 में क्यूमिंगतांग पार्टी का गठन किया। 1927 में क्यूमिंगतांग पार्टी से साम्यवादी विचारधारा के लोग अलग हो गए, जिस कारण 1928 में चीन में गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट का नेतृत्व माओ से तुंग कर रहा था। माओ से तुंग एक कट्टर कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्टों के दमन के लिए चाई यांग फाइरेक ने साम्यवादी कमांड ब्लू शर्ट आर्मी का गठन किया, किंतु यह कम्युनिस्टों को हरा नहीं सका और चीन के रिजर्व बैंक का सोना लेकर वह फार्मोसा द्वीप भाग गया। फार्मोसा द्वीप जो है वर्तमान नाम इसका ताइवान है। वर्तमान समय में चीन ताइवान को एक देश की मान्यता नहीं देता। 1 अक्टूबर 1949 को चीन गणराज्य घोषित कर दिया गया। चीन गणराज्य का पहला अध्यक्ष माओ से तुंग को मनाया गया। माओ से तुंग ने बोला था कि सामाजिक क्रांति बंदूक की नली से निकलती है। माओ से तुंग का कहना था कि जहां अधिक लोग रहेंगे वहां अधिक तरह के विचार भी आएंगे। चीन ने जॉन रे के नेतृत्व में खुले द्वार की नीति अपनाया, अर्थात चीन ने देश को पूरे विश्व के व्यापार के लिए खोल दिया और ऐसा करने वाला वह पहला कम्युनिस्ट देश था। तो इस तरह देखिए आपका वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।